सदस्य के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। कटौती पर निर्गमित अंशों का हरण और उनका पुनर्निर्गमन। देखिए, कटौती पर निर्गमित अंश क्या होते हैं? ऐसे अंश जो अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं वह कटौती पर निर्गमित अंश कहलाते हैं। ऐसे अंशों पर अगर कोई अंशधारी आवंटन राशि अथवा कोई याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसके अंशों का हरण ड्यू नोटिस देने के बाद कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग प्रविष्टियाँ किस तरह से होंगी, हमें वही यहाँ पे समझना है। ऐसी स्थिति में हम अंशों के हरण की प्रविष्टि में सबसे पहली बात कटौती खाता जो होगा उसे अवश्य क्रेडिट करेंगे। चाहे जिस राशि पर यानी कि आवंटन राशि या किसी याचना राशि पर जिस पर भी कटौती को एडजस्ट करना है वह मिली हो या ना मिली हो। जैसे प्रीमियम में होता है कि प्रीमियम मिला तो उसे हरण की एंट्री में दिखाते नहीं हैं, अगर नहीं मिला तो उसे डेबिट करते हैं। लेकिन कटौती के मामले में ऐसा नहीं है। कटौती के मामले में हरण की एंट्री में जितनी भी कटौती रही है उसे हर हाल में कटौती खाते में क्रेडिट किया ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब आप कटौती की एंट्री करेंगे, हरण की एंट्री करेंगे, तो उसमें कटौती खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाकी सारी धनराशियाँ कटौती के अलावा जितनी जितनी मिलनी थी, अगर वो नहीं मिलती तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, और जो मिल चुका होगा उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट जितनी राशि उन अंशों पर मांगी गई है उतने से डेबिट होगा। प्रारंभ में जो कटौती पर निर्गमित अंश हैं अगर उनका पुनर्निर्गमन करें तो इसमें दो बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी तक आपने ये पढ़ा कि कोई भी अंश जिनका सममूल्य पर निर्गमन किया गया था या प्रीमियम पर निर्गमन किया गया था, अगर उनका हरण हुआ है तो जाहिर सी बात है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो धनराशि आती है वो उनके हरण पर होने वाला पूंजीगत लाभ है। अगर उनके पुनर्निर्गमन पर कोई डिस्काउंट होती थी तो वह एक तरह का पूंजीगत हानि है। उस पूंजीगत हानि को पूंजीगत लाभ यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट से पूरा किया जाता था, और यह मान करके कि चूँकि शेयर डिस्काउंट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही पूरा किया जाना है तो हम पुनर्निर्गमन यानी री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करते थे उतनी राशि से जितना मिलता था, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट सीधे सीधे डेबिट करते थे उस राशि से जो पुनर्निर्गमन पर छूट की यानी कि डिस्काउंट की राशि होती थी। यहाँ जब अंशों का प्रारंभिक रूप से यानी इनिशियली उन्हें डिस्काउंट पर इशू किया गया था, फिर उनका हरण भी हो गया, तो हरण करते समय उनके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ धनराशि क्रेडिट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो धनराशि पुनर्निर्गमन पर डिस्काउंट की दी जा रही है वो या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। जैसी भी स्थिति बनेगी उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाँ, ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जो भी पुनर्निर्गमन का मूल्य होगा वो कभी भी उस राशि से ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि उन अंशों पर पैसा फॉरफिट किया गया है। यानी कि शेयर फॉरफीचर में जितना प्रति अंश किया गया है फॉरफिट, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें कहीं पे आप देख सकते हैं जो सामने एक एंट्री आपको नज़र आ रही है, इस एंट्री में आसानी से आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कुछ रकम से, कुछ शेयर फॉरफीचर भी हुआ, लेकिन कहीं पे शेयर डिस्काउंट भी आया है। अब सवाल यह है कि अगर फॉरफीचर आया तो डिस्काउंट क्यों आया? तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये आप यहाँ से समझ जाएंगे। एक उदाहरण देख लीजिए, इन्होंने बताया है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में कटौती पर निर्गमित अंशों का अगर पुनर्निर्गमन करना हो तो ऐसे अंश हरण के पश्चात हानि पर पुनः निर्गमित किए जाते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसी हानि से प्रारंभ में दी गई कटौती की दर शेयर डिस्काउंट अकाउंट में ही डेबिट की जाएगी, और यदि उस हानि से कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो जो अतिरिक्त डिस्काउंट होगा उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से पूरा किया जाएगा। इसे समझ लेते हैं। मान लिया 100 रुपये का अंश जो था वो प्रारंभ में 6% कटौती पर निर्गमित किया गया था, बाद में उसका हरण हो गया। हरण के पश्चात इसे
90 रुपये पर पुनर्निर्गमित किया गया, यानी कि अब डिस्काउंट हो गया 10 रुपया। क्योंकि प्रारंभ में डिस्काउंट 6% था, यानी 6 रुपये था, तो अभी पहली बात यह है कि आपको 100 पर मिलेगा कितना, 90 रुपया। शेयर डिस्काउंट जो पहले से था वो शेयर डिस्काउंट अकाउंट में ही करेंगे डेबिट 6 रुपया, और जो नया डिस्काउंट है ड्यू टू री इशू, तो चूँकि री इशू पर जो नुकसान हुआ है उसे शेयर फॉरफीचर पे जो फ़ायदा हुआ है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो ट्रांसफर्ड है उसी से पूरा करते हैं, तो ये 4 रुपये शेयर फॉरफीचर में जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, इनिशियली डिस्काउंट पर इशू किए गए शेयर्स को अगर दोबारा डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और वो ज़्यादा डिस्काउंट से किया जाता है, तो जो प्रारंभिक डिस्काउंट की राशि थी वो शेयर डिस्काउंट अकाउंट में ही जाता है, और जो अतिरिक्त डिस्काउंट होता है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के साथ ही यहाँ पे लिखा जाएगा, या उस मूल्य से लिखा जाएगा जितना पूर्ण दत्त या जितने रुपए पेड, जितने रुपए दत्त के रूप में शेयर इशू किए गए। मान लिया जैसे ये 70 रुपीज़ पेड पे इशू किए जाएँ तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू 70, और बाकी इसका मतलब है कि फ़ाइनल कॉल अभी मांगी जानी है। तो फेस वैल्यू या तो जितनी राशि मांगी जा चुकी है या जितना उन्हें पार्टली पेड डिक्लेयर किया गया है। चलिए एक उदाहरण से इसे और समझते हैं। सुबोध लिमिटेड ने ₹100 वाले 10,000 समता अंश 5% बट्टे पर निर्गमित किए। भुगतान इस तरह से होना है कि आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर 35 रुपये और याचना पर 30 रुपये। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो इनका टोटल जो आ रहा है वो 95 रुपये आएगा। अब 95 रुपये अगर आ रहा है तो इससे हमें अपने आप ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो 35 हैं ये दरअसल कैसे आए होंगे, ये 40 में से 5 रुपये डिस्काउंट के घटाने के बाद आए होंगे। ठीक, यानी कि डिस्काउंट आवंटन पर ही है, अगर कहीं और कहीं ना जाए तो। 10,000 इशू किए गए थे, लेकिन 9,700 अंशों के लिए ही आवेदन पत्र मिले। सभी आवेदकों को आवंटन भी कर दिया गया। एक अंशधारी थे जिनके पास 300 अंश थे, उन्होंने आवंटन का भुगतान नहीं किया, उनके अंशों को जब्त कर लिया गया। एक अंशधारी जिनके पास 400 अंश थे, उन्होंने याचना का भुगतान नहीं किया, उनके अंशों को भी जब्त कर लिया गया। तत्पश्चात जब्त किए गए सभी 700 अंशों को ₹80 प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त अंशों के रूप में पुनर्निर्गमित किया गया। आपको कंपनी की रोकड़ बही बनानी है और जर्नल के लेखे करने हैं। हाँ, ये एक चीज़ इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि कई क्वेश्चंस में जहाँ पे कैश बुक यानी कि रोकड़ बही बनाने के लिए कहा भी गया है, कई बच्चों ने उन क्वेश्चंस में भी कैश की एंट्रीज जनरल में कर दी हैं। बिल्कुल भी ध्यान में इसे गांठ बांध लीजिए कि अगर कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है तो जनरल में से केवल और केवल नॉन कैश एंट्रीज होंगी, कैश की एंट्रीज जनरल में नहीं आएंगी। फिर वो सारी, चाहे वो रिसिप्ट की हों या पेमेंट की हों या खर्चों की हों, वो सब कैश बुक में जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जनरल में कैश के ट्रांजैक्शंस का लेखा नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपको कैश बुक भी बनाना हो और जनरल भी, तो पहले कैश बुक बनाते हैं। पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना लेंगे, 5 कॉलम वगैरह ऊपर के और 5-6 लाइनें आप छोड़ दीजिए बीच में, और नीचे उसके बाद में फिर आप जनरल का कॉलम बना लीजिए। ओके, तो सबसे पहला क्या है, 9,700 अंशों के लिए आवेदन मिले हैं। आवेदन राशियां हैं 30 रुपये। तो आप सबसे पहले आवेदन प्राप्त करेंगे 9,700 गुणे 30। अगर आप करके देखेंगे तो ये 2,91,000 आएगा। अब आपको दूसरी एंट्री में इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी करना होगा, तो आप एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। देन ड्यू की एंट्री होगी, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर डिस्काउंट को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है। तो ये अलॉटमेंट मनी ड्यू है 9,700 शेयर्स पर 35 की रेट से। ठीक है, यहाँ पे एट ₹5 डिस्काउंट भी लिखा जाना चाहिए नरेशन में। तो कुल मिला करके आप जब इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा 9700 × 35
ये आएगा 9700 इंटू 5 और ये आएगा 9700 इंटू 40, क्योंकि कैपिटल के 40 का ही हिसाब इस पे आ रहा है। अगर आप 4 से करके देखेंगे तो 4 सते 28, 4 नाम 36 और 2 38। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया है तो अब आपको इसे रिसीव करना है। आपको मिलना कितना चाहिए था? 3,39,500, मगर आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है। किसके अंशों पर? जिनके पास 300 अंश थे उन्होंने आवंटन का भुगतान नहीं किया। तो अब आपको जो मिलेगा वो 9,400 अंशों पर मिलेगा। तो 9,400 अंशों पर 35 के हिसाब से आप प्राप्त कर लीजिए। देखिए यहाँ पर वही लिखा है 9,400 गुणे 35, 3,29,000। अगली एंट्री आप करेंगे फर्स्ट कॉल के ड्यू की, माफ़ कीजिए, अगली एंट्री फॉरफीचर की जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस सीक्वेंस में सूचनाएं होती हैं माना जाता है कि कार्य भी उसी सीक्वेंस में हुआ होगा। जब इन्होंने कहा कि उसने आवंटन का भुगतान नहीं किया और तुरंत बाद लिखा है उसके अंशों को जब्त कर लिया गया, फिर बाद में कहा गया है कि एक दूसरे अंशधारी थे जिनके 400 अंश थे, उन्होंने याचना का भुगतान नहीं किया। तो याचना के भुगतान की बात इन्होंने बाद में की है, पहले अंशों को जब्त कर लिया गया है। इसका मतलब क्या है? जिनके पास 300 अंश थे जिन्होंने आवंटन का भुगतान नहीं किया, आवंटन के तुरंत बाद उनके अंशों को जब्त किया जाना है। तो चलिए हरण की एंट्री करते हैं। और हरण की एंट्री में अमाउंट समझ लीजिए, अंशों की संख्या कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 अंश हैं और इन पर अभी तक मांगा कितना गया है? अभी तक इन पे जो मांगा गया है वो 30 रुपये एप्लीकेशन का और 40 रुपये आवंटन का माना जाएगा। 30, 40, 70 होते हैं, हाँ या ना? तो ये आएगा 3 सत्ती 21, जिसमें अलॉटमेंट के कितने हैं? अलॉटमेंट के 300 गुणे 35 हैं, डिस्काउंट के 300 गुणे 5 हैं और शेयर फॉरफीचर के जो आपको मिला है अभी 300 गुणे 30। ये एप्लीकेशन मनी ही तो मिला है इस पर। ये अमाउंट कृपया आप लिखते चलें। अगर आप ये अमाउंट नहीं लिखेंगे तो आपकी ये अमाउंट कैसे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको वहीं वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, उससे बेटर है आप इसे यहीं पे ब्रैकेट में दिखाते चलें। ठीक है, तो ये तो आपने इसे ड्यू कर लिया है। अब आपको ये तो आपने इसे कर लिया फॉरफिट। अब आपको शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करना है। तो अब ध्यान से समझ लीजिए, अब आप जो ड्यू का लिखा करेंगे वो 9,400 अंशों पर करेंगे 30 के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 2,82,000। इसी को आप प्राप्त करेंगे, मगर जब आप प्राप्त करने के लिए बढ़ेंगे 9,400 पर तो उसमें भी एक बात हो गई है कि जिनके पास 400 अंश थे उन्होंने याचना का भुगतान नहीं किया, फिर उनके अंशों का भी किया गया हरण। तो जब 9,400 के लिए मांगा गया था उसमें से भी 400 ने किया नहीं, तो मिला कितने पर? 9,000 पर। 30 के हिसाब से 2,70,000। ठीक है ना? अब इनके अंशों का किया जाएगा हरण। ये 400 अंश जब हम फिर से हरण की एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए? 400 गुणे पूरा पैसा अभी तक मांगा जा चुका है 10, यानी कि 100। ठीक, इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल जो नहीं मिली है वो 400 गुणे 30 है। जो शेयर डिस्काउंट है वो 400 गुणे 5 है और जो शेयर फॉरफीचर है वो है 400 गुणे कितना? वो है 400 गुणे 35। 400 गुणे 35 नहीं, 400 गुणे 65 आएगा। 65 इसलिए कि 30 एप्लीकेशन का और 35 रुपये अलॉटमेंट का। ठीक है, ओके। अब जो आप एंट्री करेंगे री इशू की, चूँकि कैश बुक बन रही है तो आपको अगर री इशू की एंट्री याद हो तो वो कुछ इस तरह से बनती है। आप सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करते हो उस रकम के साथ जितना पैसा री इशू पर मिल रहा होता है। तो यहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है? इन 700 अंशों को, ये 300 और 400 700 अंश हुए, इनको 80 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त मान करके निर्गमित किया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट में कितना आना चाहिए? 700 गुणे 80, इतना ही तो मिलेगा। तो इक्विटी शेयर जब बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं तो अपोजिट में क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। याद कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही तो होता है। तो यहाँ पर ये 700 अंश हैं
और इन पर 80 रुपये के हिसाब से कितना मिलेगा? सॉरी, 80 रुपये के हिसाब से आप इन्हें इशू कर रहे हैं, तो ये आना चाहिए कितना? 7 8 56। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 700 अंशों को 80 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त अंशों के रूप में पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, तो 7 8 56 मिलना चाहिए। देखें ज़रा, 9 1 10, 10 6 16, हासिल है 1, 9 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 6 19 और 5, यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे 36 की जगह 56 आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, और आप इसे सुधार लीजिएगा, तभी ये आएगा टोटल इतना। और ये आएगा कैसे? 700 अंश 80 रुपये के हिसाब से 7 8 56 होता है। इसे कृपया 36,000 कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप 36,000 कर लेंगे तो ये 9,46,000 का टोटल आएगा। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद में बचा क्या? इसके बाद में बैंक अकाउंट के अलावा शेयर डिस्काउंट भी तो डेबिट होना था। तो शेयर डिस्काउंट 700 शेयर पर कितना था पहले से? इनिशियल डिस्काउंट कितना था? 5 रुपये के हिसाब से 3500। और नया डिस्काउंट कितना हो गया भाई? 100 वाले शेयर 80 पर जब इशू किए गए तो 20 रुपये डिस्काउंट हो गया, 5 पहले से था तो 15 नया हो गया। तो 15 7 105 और 2 0 10,500 आपका ये नया डिस्काउंट है। और इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपकी जो है वो है ही कितने की? वो आपकी 700 गुणे सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल में अब इनका टोटल आएगा 700 गुणे 20 डिस्काउंट का, तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14,000, ठीक। अब इसके बाद में बचता ये है कि कितने शेयर फॉरफीचर के कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि सारे अंशों का निर्गमन किया जा चुका है। शेयर फॉरफीचर कुल मिलाकर के 9,000 था यहाँ, और यहाँ था 26,000। 9 और 26 कितने होते हैं? 35,000। उसमें से इस्तेमाल किया है आपने 10,500, तो बचा रह गया 24,500। ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। देखिए, जितना डिटेल में एक एग्जाम्पल समझाया जा सकता है, मैंने उतनी ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर मैं पूरा करता हूँ। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें मैं आपको समझा देता हूँ, जो थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी उन पे गाहे बगाहे आ ही जाते हैं। फ़िलहाल थ्योरी में इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इशू ऑफ राइट शेयर्स। देखिए, ऐसी कंपनी जिसके अंश पहले से निर्गमित हो चुके हैं, जब वह अपनी अंश पूंजी में बढ़ोतरी या वृद्धि करना चाहती है और नए अंश निर्गमित करती है, तो जब तक कंपनी ने इस उद्देश्य से प्रस्ताव पारित न कर लिया हो, तब तक इसका कानूनी दायित्व यह होता है कि वह नए अंश अपने वर्तमान अंशधारियों को ही निर्गमित करे। इन नए अंशों को आप राइट शेयर बोलते हैं, यानी अधिकार अंश बोलते हैं। पुराने अंशधारियों को इन अंशों को क्रय करने का पहला अधिकार होता है। हाँ, अगर वो चाहें तो अपने इस अधिकार को त्याग सकते हैं। धारा 62 कहती है कि कोई सार्वजनिक कंपनी अपने समामेलन के 2 वर्ष के बाद अथवा प्रथम बार अंश आवंटित करने के पश्चात जो भी पहले हो, अपनी अंश पूंजी में अगर वृद्धि करना चाहती है, चाहे 2 वर्ष के बाद हो समामेलन के या पहली बार आवंटित कर रही हो, तो नए अंश वर्तमान अंशधारियों को उनके पास पहले से विद्यमान अंशों के अनुपात में प्रस्तावित किए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो अंश हैं, जो अंशधारी हैं, अगर उनका किसी अंशधारी का उस कंपनी की अंश पूंजी में मान लेते हैं 51% की हिस्सेदारी है, और आपने नए अंश इशू किए और वो किसी अन्य को इशू कर दिए, तो उस व्यक्ति का अभी उसमें निर्णय लेने की स्थिति में बहुमत था, लेकिन जैसे ही आपने नए अंश किसी और को इशू कर दिए तो 51% से पीछे चला गया। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस अंशधारी का जितना प्रतिशत उस कंपनी के अंश पूंजी में है उतना बना रहे, इस उद्देश्य से अधिकार अंश इशू किए जाते हैं। किसी कंपनी के 3 लाख अंश पहले से निर्गमित हों और वह अगर 1 लाख अंश निर्गमित करना चाहती है, तो वर्तमान अंशधारियों को 3 अंशों पर 1 अंश लेने का अधिकार होगा। दूसरी बात, वर्तमान अंशधारियों को एक लिखित सूचना द्वारा अंश खरीदने का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए, जिसमें प्रस्तावित अंशों की संख्या और उस अवधि का उल्लेख होना चाहिए जिसके अंतर्गत अंशधारियों को अंशों के प्रस्ताव की स्वीकृति कंपनी के पास भेजनी होती है। यह अवधि 15 दिन से कम
और 30 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यदि इस अवधि में अंशधारियों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ये माना जाता है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। तीसरी बात, सूचना में यह भी लिखा हो कि अंशधारी प्रस्तावित अंशों और उनमें से कुछ को क्रय करने का अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी को यह अधिकार होता है कि वह अधिकार अंशों की संख्या एवं निर्गमन मूल्य स्वयं तय करे, अर्थात ऐसे अंश सम मूल्य अथवा प्रीमियम पर निर्गमित हो सकते हैं। इन अंशों पर सारी राशि आवेदन पर ही इकट्ठी मांगी जा सकती है, चाहे तो कंपनी किस्तों में भी ले सकती है। न्यूनतम अभिधान का 90% का वाक्य अधिकार अंशों के निर्गमन पर भी लागू होता है। प्रतिभूतियों का आवंटन प्रस्ताव पारित होने के 12 माह के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी से या 1 अप्रैल से आप ये अंशों का निर्गमन शुरू किया तो पूरा का पूरा पैसा जो है, आवंटन जो है वो 12 महीने के भीतर, यानी कि अगर 1 जनवरी से किया तो 31 दिसंबर तक, अगर 1 अप्रैल से किया तो 31 मार्च तक ये पूरा हो जाना चाहिए। अधिकार अंशों का जो लेखांकन होगा वो लेखांकन के लिए वैसे ही एंट्रीज होंगी जैसे कि सामान्य रूप से होती हैं। हाँ, हम नरेशन में उसे मेंशन कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं और इसके क्या लाभ हैं? सबसे पहली बात है स्वामित्व बना रहना। जिसका स्वामित्व जितने प्रतिशत का है कंपनी में वो उतना बना रहेगा, उसके अनुपात में या उसके प्रतिशत में कोई भी अंतर नहीं होता। दूसरा, मूल्यों में तरलता नहीं। वर्तमान अंशधारी कंपनी द्वारा जारी अधिकार अंशों के निर्गमन से हुए नए अंशों के निर्गमन से अपने अधिकार मूल्य में कोई उनका प्रभाव नहीं पड़ता। व्ययों में कमी। अधिकार अंश अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही किए जाने हैं तो निर्गमन पर जो अनावश्यक व्यय होते हैं उनसे बचा जा सकता है, बहुत अधिक व्यय होते हैं वो। छवि में सुधार, इंक्रीज इन द इमेज। जब समय समय पर अधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है तो कंपनी की छवि में सुधार होता है, इससे क्योंकि वर्तमान अंशधारी संतुष्ट रहते हैं। पूंजी की अधिक निश्चितता, पूंजी निश्चितता के साथ उपलब्ध रहती है। जब आपकी पूंजी की कमी होती है आप नए अंशों को वर्तमान अंशधारियों को इशू कर सकते हैं। अवसरों का दुरुपयोग नहीं है। संचालक अधिकार अंशों के निर्गमन द्वारा अपने मित्रों या संबंधियों को कम मूल्य पर अंश जारी कर दें, ऐसा नहीं हो पाता। वर्तमान अंशधारियों को मौद्रिक लाभ हो जाता है क्योंकि जनरली ये बाजार मूल्य से कम पर किए जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बोनस शेयर हम पढ़ेंगे